हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, मैं यही आशा करती हूँ। और आज आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स, यानी कि क्लास 12th इकोनॉमिक्स के हम एमसीक्यूज करेंगे, वो भी आप सभी का जो चैप्टर है विदेशी विनिमय दर और भुगतान शेष। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये दोनों के दोनों जो चैप्टर हैं वो आपके मर्ज कर दिए गए हैं, यानी कि बहुत कम कम टॉपिक्स है दोनों के। तो विदेशी विनिमय दर जो है उसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा चुकी हूँ। और भुगतान शेष के बारे में बस आपको थोड़ी सी बातें बताऊंगी यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एमसीक्यूज अपने करने होंगे। तो भुगतान शेष के आपको जो बेसिकली घटक हैं वो याद रखने हैं। दो घटक होते हैं भुगतान शेष के, यानी कि जो आपका बीओपी शॉर्ट में कहा जाता है। दो घटक होते हैं उसके, एक तो चालू खाता होता है और एक पूंजीगत खाता होता है। तो जो चालू खाता होता है उस वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जो है, आपको बेसिकली याद रखना है कि जो चालू खाता है उसमें क्या होता है, चालू खाते में कि जो भी वस्तु है उसका आयात निर्यात जो होता है वहाँ पर शामिल होता है। तो चालू खाते का हमेशा ध्यान रखना, आयात और निर्यात शामिल है इसमें। तो चालू खाते में जैसे कि पहला उसका पार्ट बताऊं तो वस्तुओं का आयात और निर्यात हो गया। इसमें क्या होता है, वस्तुएं जो हमें दिखती हैं, यानी कि अगर आप देखते हैं कि हमारे देश से इतने परसेंट जो वस्तुएं हैं वो गई हैं, निर्यात हुआ है उनका, और इतनी आई हैं, तो वो हमें दिखाई दे रही है, तो वो दृश्य वस्तुएं होंगी। और जो सेवाएं होती हैं वो सारी की सारी हमें हमारी क्या होती है, अदृश्य मदें होती हैं, फिर अदृश्य वस्तुएं होती हैं। जैसे कि अगर हम जो शिपिंग चार्ज वगैरह लगता है वस्तुओं पर, या फिर जो भी उसके अंतर्गत लगता है, जैसे कि अगर हम किसी को क्या कर रहे हैं कुछ, जैसे कि मजदूरी वगैरह हो गई या ब्याज वगैरह हो गया, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, सेवाओं वाले में आ जाएगा, अदृश्य वस्तुओं में आ जाएगा। ठीक है। तीसरा जो होता है वो एक पक्षीय हस्तांतरण होता है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक तरफा हस्तांतरण कर रहे हैं, यानी कि हम उपहार दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं किसी को। तो हम दे रहे हैं किसी को, यानी कि एक देश, हम इस देश में भारत में तो हम किसी को दे रहे हैं, बाहर के किसी देश में हमारा कोई भी फ्रेंड वगैरह रहता है उसको दे रहे हैं, तो वो एक पक्षीय हस्तांतरण हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा चालू खाता। पूंजी खाते में क्या होता है, तो पूंजी खाता जैसे नाम से ही आप सभी समझ रहे होंगे, तो इसमें क्या है, जो भी लेन देन होता है इसमें जो पूंजी खाता होता है उसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जो है उसमें विदेशों से उधार लेना और देना, यानी कि विदेशों से अगर हमें किसी भी तरीके से हमें उधार मिल रहा है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक दे रहा है हमें, या फिर कोई आईएमएफ जो है वो दे रहा है हमारे देश की सरकार को, तो हम उधार ले रहे हैं और दे रहे हैं, वो आ जाएगा इसमें। इसके साथ साथ इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसमें विदेशों में निवेश और विदेशों से निवेश आ जाएगा। तो जो विदेशों में निवेश किया जा रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है विदेशों में हमारे देश के किसी व्यक्ति के द्वारा, और या फिर बाहर के किसी देश के व्यक्ति के द्वारा या कंपनी के द्वारा हमारे देश में जो है निवेश किया जा रहा है, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। और इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें विदेशी जो विनिमय कोष में परिवर्तन होता रहता है वो जो है इसमें आएगा। ठीक है। तो ये जो होता है पूंजीगत खाता होता है। तो आपने ये समझ लिया होगा, अगर निवेश वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है, उधार के बारे में कहा जा रहा है, तो पूंजीगत खाते में आएगा। और चालू खाते में क्या आएगा, आयात और निर्यात आएगा, चाहे वो वस्तु का आयात हो चाहे वो सेवाओं का आयात हो। जो भी वस्तुएं होती है वो दृश्य होती है, और जो भी सेवाएं होती है वो सारी की सारी हमारी क्या होती है, अदृश्य होती है, चाहे वो शिपिंग चार्ज लग रहा हो वस्तुओं पर। तो ये हमने बेसिकली जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पर समझ लिए हैं। और अगर आपको विदेशी विनिमय दर के बारे में अच्छे से समझना है तो आप सभी को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पर जाकर देख लेना। अब जो मैं अपने एमसीक्यूज यहाँ पर स्टार्ट कर रही हैं, तो देखिए उससे पहले एक छोटा सा काम करना पड़ेगा आप सभी को। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे तो सब्सक्राइब करो ही करोगे, इसके साथ साथ क्या है, वीडियो को लाइक कर देना। और देखो टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा उसे भी ज्वाइन कर ला, योनिक क्लासेस के नाम से है। उसमें आपको बहुत सारी जो वीडियोस के बारे में बताया जाएगा, जिस प्लेलिस्ट के बारे में आपको पता नहीं होता है तो उसके बारे में भी शेयर कर दी जाती है, और भी नोट्स वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो फटाफट जाओ और ज्वाइन कर लो। कई बार ऐसा होता है नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है आप सभी के पास, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा है। और इसके साथ साथ ये जो इंस्टाग्राम है इसे फॉलो करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं तो नहीं। अब देखो, अब आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आपके। बेसिकली अगर देखूँ तो ये जो आपका ये वाला चैप्टर है, ये दोनों मिक्स हो गए हैं, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। तो इन कुछ क्वेश्चनों में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपका सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे कवर कर दूंगी, जिससे क्या होगा, मोस्टली क्वेश्चन कवर कर दूंगी, जिससे क्या होगा, अगर घुमा फिरा के पूछा जाएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं होती है तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सही से सोल्व हो जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। भुगतान जो संतुलन होता है, यानी कि बीओपी,
इसमें क्या चीज़ शामिल है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हमारा व्यापार संतुलन, दूसरा दिया गया है पूंजी प्राप्तियां और भुगतान, तीसरा है बचत और निवेश खाता और चौथा है पहला और दूसरा दोनों। तो बताओ कौन सा आंसर इसका ठीक होगा। ये आपका जो चैप्टर है बहुत इस मतलब कि अगर देखा जाए तो अगर चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा तभी आप इसका आंसर बता पाओगे। अभी अभी मैंने सब कुछ समझाया आप सभी को, तो बताओ भुगतान जो संतुलन है उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। तो मैं यही आशा करती हूँ कि आप सभी ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया होगा। तो देखो जो भुगतान संतुलन होता है उसमें हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है ये, यानी कि दो घटक है इसके। अभी भी मैंने बताया था चालू खाता और पूंजीगत खाता। तो जो चालू खाता होता है उसमें व्यापार संतुलन आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आयात और निर्यात आ रहा है तो उसी को व्यापार संतुलन भी कहा जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है आयात और निर्यात के बारे में, जहाँ पर भी आता है वो चालू खाते में होता है और ये जो आपका व्यापार संतुलन होता है ये भी चालू खाते में आपका शामिल होता है। तो इसलिए ये वाला तो ठीक हो गया हमारा। नेक्स्ट भी देखो पूंजी प्राप्तियां और भुगतान। अगर पूंजी के कोई भी प्राप्तियां हो रही हैं हमें या फिर कोई भुगतान किया जा रहा है वो किस में शामिल होगा, वो हमारा पूंजीगत खाते में शामिल होगा। तो इसलिए ये भी हमारा ठीक होगा। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। सी क्यों नहीं ठीक हुआ, बचत और निवेश खाता। बचत और निवेश खाता तो किसी भी तरीके से नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारा ए और बी दोनों ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पर दे दिया है हमें, एक मिनट। देखो व्यवस्था जिसमें वह लगा लेना, वह व्यवस्था जिसमें आपूर्ति और मांग के आधार पर मुद्राओं के लिए विनिमय दर निर्धारित होती है। तो अगर आपने विनिमय दर वाला चैप्टर क्लियर जो कर लिया होगा, मैंने समझाया था आप सभी को, तो आप सभी ने विनिमय दर वाला चैप्टर देख लिया है, तो आप सभी को आता होगा ये क्वेश्चन। उस व्यवस्था के बारे में बताना जिसमें आपूर्ति और मांग के आधार पर क्या किया जाता है, विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है मांग और आपूर्ति के आधार पर। तो ऑप्शन देखो, पहला है स्थिर विनिमय दर, दूसरा है यहाँ पर लचीली विनिमय दर, तीसरा सतत और चौथा है यहाँ पे सरकार द्वारा विनियमित। तो बताओ कौन सा होगा। तो अभी तक आप सभी ने आंसर बता दिया होगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्यों होगा, लचीली विनिमय दर। लचीली विनिमय दर में क्या होता है, जो मांग और पूर्ति होती है उसी के आधार पर क्या किया जाता है, जो विनिमय दर है उसका निर्धारण किया जाता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जो विनिमय दर होती है अगर वह कम होती है तो वो हमारे देश के लिए अच्छी होती है, और अगर विनिमय दर ज़्यादा होती है तो हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। तब क्या किया जाता है, तब सरकार हस्तक्षेप करती है, हमारे देश में भारत में सरकार हस्तक्षेप करती है और उस विनिमय दर को संतुलित करती है। तो हमारे देश में अगर पूछा जाए कि किस प्रकार से जो विनिमय दर है उसका निर्धारण किया जाता है, तो सरकार द्वारा विनियमित की जाती है हमारे देश में विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर में क्या होता है, स्थिर विनिमय दर में जो सोना होता है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब जो है हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्यात की औसत कीमत की तुलना आयात की औसत कीमत के साथ करता है। तो निर्यात की औसत कीमत जो होती है उसकी तुलना आयात की औसत कीमत के साथ करता है व्यापार की शर्तें। तो ये हो गया आपका। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, यदि ये टोयोटा कंपनी एक टोयोटा कंपनी है, ठीक है, यदि टोयोटा कंपनी भारत में कारखाना स्थापित करती है तो यह भुगतान संतुलन के किस घटक में दर्ज किया जाएगा। अगर एक टोयोटा कंपनी या फिर कोई भी ABC कंपनी है वो क्या कर रही है, भारत में क्या करे, अपना कारखाना स्थापित कर रही है, तो भुगतान संतुलन के कौन से घटक में शामिल होगा। भुगतान संतुलन के दो घटक होते, चालू खाता और पूंजीगत खाता। तो यहाँ पर जो है अगर भारत में कोई बाहर की कंपनी कारखाना स्थापित कर रही है तो कौन से घटक में शामिल होगा। पहला है पूंजी खाता, दूसरा दृश्य शेष, तीसरा अदृश्य शेष और चौथा यहाँ पर आधिकारिक वित्तीयन। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि आप सभी साथ साथ में आंसर अटैम्प्ट कर रहे होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर आप सभी का फोर्थ का जो है ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पूंजी खाता। ठीक है, तो अब ये पूंजी खाता किस प्रकार से हुआ, अगर कोई भी भारत में अगर आकर कोई भी बाहर की विदेशी कंपनी हो गई या फिर कोई भी बाहर का विदेशी व्यक्ति हो गया, वो आकर क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कारखाना स्थापित करना मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पूरा योगदान दे रहा है उसमें। तो इसका मतलब क्या है, वो उसमें आएगा। जो हमने देखा था ना, पूंजीगत खाते के 3 पार्ट्स होते हैं, तो उसमें सबसे पहला पार्ट्स क्या था, जो विदेशों में निवेश और विदेशों से निवेश। तो निवेश किया जा रहा है भारत में आकर, तो इसलिए यहाँ पर पूंजी खाता होगा, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है
वस्तु के निर्यात को कहा जाता है डैश में व्यापार, यानी कि वस्तु का जो निर्यात किया जाता है वो किस में, मतलब कि कौन सी दृश्य वस्तु में व्यापार किया जाता है, अदृश्य वस्तु में, या फिर मूल वस्तुओं में, या फिर वास्तविक वस्तु में व्यापार किया जाता है। तो ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो भी वस्तुएं होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो BOP है आपका, यानी कि जो भुगतान संतुलन है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। उसमें चालू खाता पहला पार्ट है और दूसरा पूंजीगत खाता है। तो जो चालू खाता होता है उसमें मैंने आपको बताया कुछ भी जो है जिसका आयात और निर्यात हो रहा है, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सेवा हो, ठीक है, वो चालू खाते में आएगा। चाहे वो एक तरफ का हस्तांतरण हो वो भी चालू खाते में आएगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था जो भी वस्तुओं का आयात या फिर निर्यात किया जा रहा है, वस्तुओं को हम देख सकते हैं, तो इसलिए वो क्या है, हमारे दृश्य वस्तुओं में आएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ जो वस्तुओं के नाम लेकर भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, बस ध्यान रखना जो वस्तुएं होती हैं आपको दिखती हैं, और जो सेवाएं वगैरह होती है वो हमें नहीं दिखती है। किसी वस्तु पर कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज है, इंश्योरेंस वगैरह है, कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं, तो इसलिए वो हमारी अदृश्य वस्तुओं में आएंगी। पर यहाँ वस्तुओं की बात हो रही है तो वो क्या है, हमारी दृश्य वस्तु में आएंगी, यानी कि देखने योग्य हैं। जो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के जिस खाते में दृश्य वस्तुएं दर्ज की जाती है वह है। अभी अभी मैंने बताया भुगतान संतुलन का वो कौन सा खाता है जिसमें क्या दृश्य वस्तुएं शामिल की जाती हैं। पहला चालू खाता, दूसरा पूंजी खाता, तीसरा सरकारी खाता और चौथा है आधिकारिक खाता। तो इसलिए आपका यहाँ पर आप सभी को आंसर बताना है इसका क्या होगा। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चालू खाता करेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो दृश्य वस्तुएं होती है जो दिखाई देती है हमें, चालू खाते के जो पहले वाला पार्ट है जिसमें वस्तु का आयात और निर्यात होता है उसमें शामिल होता है। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, दृश्य निर्यातों में शामिल है। तो दृश्य निर्यात में क्या चीजें शामिल हैं? यहाँ पर ऑप्शन में से हमें बताना है। तो दृश्य निर्यात क्या होता है? जैसे कि जो भी वस्तु का आयात और निर्यात किया जा रहा है वो क्या है, हमारा दृश्य होता है। तो इसलिए दृश्य निर्यातों में शामिल है, पहला है प्रेषित धन, दूसरा है कंप्यूटर हार्डवेयर, चौथा है यहाँ पर, तीसरा रखा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और चौथा है यहाँ पर परिवहन लागत। तो क्या ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। तो देखो जो दृश्य वस्तु ये क्या लिख रखा है, प्रेषित जो धन होता है वो क्या होता है, जब हमारे देश में अगर बाहर का कोई व्यक्ति रह रहा है, वो क्या कर रहा है, हमारे देश से अपने देश में धन को भेज रहा है, ठीक है। तो ये जो भेजा जा रहा है वो दृश्य वस्तु तो नहीं होगी। जैसे मैंने कहा जो भी वस्तुएं होती है वो दृश्य होती है, पर धन का हस्तांतरण किया जा रहा है, धन भेजा जा रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इसलिए जो ये है प्रेषित जो धन है वो हमारा क्या है, दृश्य निर्यात में शामिल नहीं होगा। तो कट हो गया हमारा ऑप्शन से। एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ। अगला देखो कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर जो हार्डवेयर होता है वो क्या होता है, हम उसे देख सकते हैं। अगर मान लो हमारे देश से किसी दूसरे देश में कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो भेजा जा रहा है, उसका निर्यात किया जा रहा है, तो हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन है ये तो करेक्ट हो जाएगा। जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के वो तो नहीं देखे जाते हैं ना, सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर होते हैं, हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से, तो इसलिए ये तो कट हो जाएगा हमारा। अगला देखो परिवहन लागत, जैसे मैंने कहा था अगर यातायात पे अगर कुछ भी शुल्क लग रहा है वो हम नहीं देख सकते। कि आपको दिखाई देता है आपकी गली में से कोई ट्रक जा रहा है जिसमें माल भरा हुआ है, तो आप उसको देख कर ये बता सकते हैं इस माल पर कितना जो टैक्स है वो लगा हुआ, नहीं ना, तो वो हमारी अदृश्य जो मदें हैं उसके अंतर्गत आएगा। तो इसलिए ये भी कट हो गया। तो हमारा खे वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आप सभी मुझे ये बताइए कि आप सभी को ये जो क्वेश्चन है कैसे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं नहीं लग रहे, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो भाई, आप सभी के लिए मेहनत की जाती है मेरे द्वारा, तो आप ये छोटी सी मेहनत तो कर ही सकते हो, लाइक शेयर एंड कमेंट। अगला देखो क्वेश्चन है, दृश्य आयातों में शामिल है। तो दृश्य आयात जैसे अभी मैंने कितनी बार एक्सप्लेन कर दिया, दृश्य आयात होते क्या है जो हम देख सकते हैं। पहला यहाँ पर प्रेषित धन, तो प्रेषित धन तो नहीं होगा, अभी मैंने बताया था। दूसरा मशीनरी, अगर किसी मशीन का हम क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, यानी कि अपने देश में लेकर आ रहे हैं, तो हमें दिखाई देगा कि इतनी जो मशीनें हैं वो आई हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो बिल्कुल नहीं होगा, अभी मैंने बताया। परिवहन लागत भी नहीं होगा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को ऋण दिया जाता है,
यानी कि जो IMF है उसके द्वारा भारत को क्या किया जा रहा है, ऋण दिया जा रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है मैं स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। तो यह भारत में सुधार करेगा। तो किस चीज़ में भारत में सुधार करने वाला है ये जो उधार दिया गया है? पहला चालू खाता, दूसरा पूंजी खाता, तीसरा कुल भुगतान संतुलन और चौथा दूसरा और तीसरा दोनों। चालू खाते को तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। चालू खाते में केवल आयात और निर्यात शामिल होते हैं, चाहे वो वस्तुओं का हो चाहे वो सेवाओं का हो, तो इसलिए कट हो गया। पूंजी खाते में हमने देखा था कि अगर विदेशों से उधार लिया जाता है फिर दिया जाता है, वो पूंजी खाते में शामिल होता है और उसको क्या करता है, उसमें सुधार भी करेगा, तो ये तो करेक्ट हो गया। बट अभी हमें और भी ऑप्शन देखने हैं। तो देखो, कुल भुगतान संतुलन जो है उसमें भी क्या करेगा, मदद करेगा, तो इसलिए भी ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे ऑप्शन पढ़ने होते हैं, सारे ऑप्शन को पढ़ के अपने आराम से आपको आंसर देने होते हैं। 90 मिनट्स ऐसे ही नहीं दिए गए हैं। अपने हर क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस होना, आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, पर उसको आप ऐसा नहीं करेंगे कि अपने एग्जाम में यूज़ करेंगे कि आपको लगेगा नहीं ये तो देख रखा है, यही होगा, इसका पक्का यही होगा। पर जो CBSE है किस तरीके से क्वेश्चन घुमाती है, तो आप सभी ने प्री बोर्ड में अपना सेकंड वाला क्वेश्चन देखकर ही समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मद यानी कि वस्तु, कौन सी मद भुगतान संतुलन के जमा पक्ष में प्रविष्ट होते हैं? तो कौन सी जो मदें हैं भुगतान संतुलन के जमा पक्ष में प्रविष्ट होती हैं, तो जमा पक्ष में शामिल होती हैं। जमा पक्ष क्या होता है ये जानना जरूरी है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो भाई, एक तो होता है नाम, जिसे हिंदी में नाम कहा जाता है और इंग्लिश में डेबिट कहा जाता है। एक होता है जमा, यानी कि जिसे क्रेडिट कहा जाता है इंग्लिश में, तो आपको ध्यान रखना है। जो नाम होता है उसे आप हमेशा याद रखिए, जो जाता है उसे नाम कहा जाता है। अब कैसे याद दिलवाऊं आप सभी को? अगर मानो कोई व्यक्ति है, हर किसी का जो कोई भी व्यक्ति है, हम सभी की जो है आत्माएं हैं, इस तरीके से कहा जाता है। तो जो व्यक्ति है उसकी आत्मा से नहीं पहचाना जाता, उसके नाम से पहचाना जाता है। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, बस आप सभी को याद रहे। तो व्यक्ति अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या है, हम उस व्यक्ति को उसके नाम से जानते हैं। जैसे महात्मा गांधी जो हैं उनके नाम से हम उन्हें जानते हैं। तो यानी कि वो चले गए हैं और उसके बाद भी उनके नाम से उन्हें जाना जाता है। तो इस तरीके से याद रखना, जो भी चीज़ चली जाती है उसे नाम कहा जाता है और जो चीज़ आती है उसे जमा कहा जाता है। यानी कि आपके घर में धन आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसे यूज़ करेंगे, उसे जमा करके रखेंगे। एक्स्ट्रा धन आ गया उसे रखेंगे अपने पास, ठीक है, इस तरीके से। तो ये होगी आपके जमा। एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि अगर आप बैंक में जाते हैं और बैंक में जाकर आप क्या करते हैं, कुछ भी जो चीज़ है आप क्या करते हैं, आप कहते हैं, जैसे बैंक वाला कहता है कि ये तुम्हारा जो है डेबिट कर दिया गया, निकाल दिया गया, इतना धन निकाल दिया गया और इतना क्रेडिट कर दिया गया, इतना जो है, इस तरीके से कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर रहेगा याद करने का। नाम जो होता है वो चला जाता है, इस तरीके से याद करना तो हो जाएगा। अब देखो, जमा पक्ष में क्या है, जो आता है, यानी कि जो जमा किया जाता है। जमा करने का मतलब तो ये होगा ना, जो आता है जमा किया जाता है। तो पहला यहाँ पर देखो, पहला विदेश से निवेश, दूसरा है वस्तुओं का आयात, तीसरा है विदेशियों को दिए गए उपहार और चौथा है विदेशी ऋण का पुनर्भुगतान। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट होगा, यानी कि विदेश से जो निवेश है। विदेश से अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर किया जाएगा, हमारे देश में किया जा रहा है, तो वो क्या होगा, वो जमा पक्ष होगा, क्योंकि वो आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए बाकी ऑप्शन में हम देख लेते हैं वस्तुओं का आयात। अब आप कहेंगे वस्तुओं का आयात हो रहा है, यानी कि वस्तुएं हमारे देश से जा रही हैं, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर नाम आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो वस्तुओं का आयात किया जा रहा है, वस्तुएं जा रही हैं, तो इससे क्या है, इसके जाने के बाद जो होती है, मतलब कि ये जो होगा हमारा जमा तो नहीं होगा ना, तो इसलिए तो कट कर देते हैं। विदेशी को दिए गए उपहार, यानी कि दिए जा रहे हैं, मिल तो नहीं रहा है ना, कुछ आ नहीं रहा है, यहाँ पर जमा पक्ष कहा गया था, तो आने का मतलब विदेशों से निवेश, ये भी कट हो गया। विदेशी ऋण का पुनर्भुगतान भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रवाह दर्ज किया जाता है। तो विदेशी वस्तुओं का जो बहिर्प्रवाह, यानी कि उन्हें बाहर निकाला गया है, ठीक है, तो उन्हें बाहर निकाला गया है, यानी कि ये जो होगा नाम पक्ष में होगा, यानी कि ये क्या है, हमारा डेबिट है, ठीक है। उन्हें बाहर निकाला गया है तो डेबिट है हमारा। एक और चीज़ से याद कर सकते हो, जैसे कि निर्यात जो होता है वो क्या होता है,
निर्यात का मतलब निकालना होता है। इसी तरीके से यानी कि जाती है कोई चीज़, इसी तरीके से जो नाम है वो भी हमारा नए से शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो भाई। ट्रिक लगाने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स होती हैं, आप किसी भी तरीके से अपनी मर्जी से कुछ और ट्रिक भी बना सकते हो। तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में डेबिट कहा जाता है। तो बहिर जो प्रवाह हो रहा है किसी भी विदेशी मुद्रा का, तो वो हमारा डेबिट में आएगा। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने यहाँ पर है। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कहा गया एक अर्थव्यवस्था का व्यापार शेष वित्त वर्ष के लिए डैश दर्ज करता है। तो एक अर्थव्यवस्था उसमें जो व्यापार शेष है वो क्या होता है, जो भौतिक वस्तु होते हैं उनका आयात और निर्यात जो होता है वही होता है एक अर्थव्यवस्था का व्यापार शेष एक वित्त वर्ष में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखो, अगला हमारा क्वेश्चन है, पहचानिए निम्न में से कौन सा भुगतान शेष के चालू खाते में शामिल नहीं होगा। तो भुगतान शेष के चालू खाते में शामिल कौन सी चीज़ नहीं है। तो पहला ऑप्शन, भारत में मशीन का आयात। अगर भारत में मशीन का आयात किया जा रहा है तो वो चालू खाते में जो है शामिल होगी, क्योंकि मैंने बताया चालू खाते में किसी वस्तु या सेवा का आयात निर्यात शामिल होता है, तो इसलिए तो होगी, तो नहीं पूछा गया। दूसरा देखो, केपीओ सेवाओं से विदेशी विनिमय का अंतर्प्रभाव। अगर केपीओ सेवा है उसके द्वारा भी क्या किया जा रहा है, उसे बाहर जो सेवा प्रदान की जा रही है, यानी कि अंतर्प्रभाव बाहर जो सेवा दी जा रही है, तो वो क्या सेवा का निर्यात किया जा रहा है एक तरीके से, तो वो भी क्या होगा आपका इसके अंतर्गत आएगा। सॉरी। और देखो, के आई ए मोटर्स द्वारा भारत में निवेश, तो के आई मोटर्स द्वारा क्या है भारत में निवेश किया जा रहा है, वो आपका शामिल नहीं होगा। किसमें, चालू खाते में शामिल नहीं होगी। निवेश जो होता है वो आपका पूंजीगत खाते में शामिल होता है, इसलिए यही आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी इकोनॉमिक्स की तो वो भी देख लेना, सारे चैप्टर्स करवाए हुए हैं ज़्यादातर। अगला प्रश्न देखो, एक शिक्षक जो है वो कक्षा में अपने शिक्षार्थियों से क्या कर रहे हैं, व्याख्या करता है कि केंद्रीय बैंक की विदेशी विनिमय दर के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती। आरबीआई की क्या है, कोई भूमिका नहीं होती है किसमें, केंद्र ये विदेशी विनिमय जो दर होती है उसका निर्धारण करने में, ठीक है, क्योंकि इसका निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की पूर्ति और विदेशी मुद्रा की मांग के आधार पर होता है। यह कथन शिक्षक द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसमें बताइए कि विदेशी विनिमय दर को पहचानिए, कौन सी विदेशी विनिमय दर होगी इसमें। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर सी वाला प्रतिबंधित तरलशीलता विनिमय दर होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भुगतान शेष के पूंजीगत खाते में मूल रूप से डैश व डैश वर्ग की मदद शामिल की जाती है। तो भुगतान शेष का जो भुगतान शेष की जो पूंजीगत खाता है, उसमें पूंजीगत खाता जो उसका दूसरे वाला पार्ट है, उसमें मैंने बताया था विदेशों से उधार लेना और देना, और विदेशों में निवेश और विदेशों से निवेश, इसके साथ साथ जो है विदेशी विनिमय जो कोष है उसमें परिवर्तन, ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं। तो देखो, विदेशों से प्रत्यक्ष निवेश ये तो शामिल होगा, विदेशों से अनुदान यानी कुछ लिया जा रहा है, विदेशों से उधार लिया जा रहा है चाहे, तो ये भी शामिल होगा हमारा। ऋण तथा उधार लिखा है, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि ऋण जो उधार है वो विदेशों से लिया जा रहा है, नहीं, तो ये कट हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। देखो फोर्थ, विदेशों को पूंजीगत वस्तुओं को बेचना, तो ये जो वस्तुएं बेचना है वो आपका कौन से में शामिल होगा, चालू खाते में होगा, तो ये कट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड थर्ड है तो इसके अकॉर्डिंग ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये जो 2 चैप्टर से कंप्लीट होते हैं, यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, यूनिक क्लासेस के नाम से है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँच सके और आप सभी अपनी तैयारी में जुट सकें। अब जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।